नमस्कार साथियों, आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं रुड़की से रमेश भटेजा जी। आप टॉयलेट मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही स्वच्छता और शौचालयों के प्रति जागरूकता के लिए आपको लिम्का बुक रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही SME ऑफ इंडिया से स्वच्छ श्री अवार्ड भी आपको मिला है। रुड़की के ब्रांड एम्बेसडर आप हैं और जो सामान्य और स्थानीय निकाय चुनाव है उसमें निर्वाचन आयोग द्वारा आपको जिला आइकन भी नामित किया है। तो इतनी सारी उपाधियों के साथ आपको सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। भटेजा साहब, बात करते हैं 2014 की, जी, जब महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती थी और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत होती है। हर व्यक्ति के मन में स्वच्छता के प्रति अलग जगानी थी। तो कैसे जागरूकता के कार्यक्रम चलाए गए? आपने किस तरह से जिम्मेदारियां संभाली? जब 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना की गई जी, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वाल्मीकि मंदिर से उस सफाई अभियान की शुरुआत की, उस समय ऐसा लगा कि ये क्या है, क्योंकि आज से पहले इस तरह के अनुभव नहीं आ रहे थे। और जो लक्ष्य रखा गया कि उनकी 150वीं वर्षगांठ पर पूरा भारत एक स्वच्छ रूप में उपस्थित रहेगा जी, वो संशय तो था, लेकिन कालांतर जब वो 5 वर्ष बीते और चारों ओर भारत एक स्वच्छ रूप में नजर आने लगा, क्योंकि सन 2014 में जो हमारा सैनिटेशन कवरेज था वो 40% था, जो बढ़कर सन 19 में 100% हो गया। और प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया कि प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छ भारत अभियान के लिए कम से कम प्रति वर्ष 100 घंटे श्रम करे जी जी, और उसके परिणाम स्वरूप एक भारत में स्वच्छता की क्रांति आ गई। अच्छा, थोड़ा सा अब आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि ये क्रांति आई, उसके बाद क्योंकि उस समय हम देखते हैं कि जो शौचालयों के प्रति भी लोग इतना जागरूक नहीं थे, खुले में शौच करना। जी जी, और टॉयलेट मैन ऑफ उत्तराखंड के लिए आपको जाना जाता है। जी जी, थोड़ा इसके बारे में बताएं कि कैसे इस नाम से जुड़ाव हुआ। एक्चुअली मैं जो स्वच्छता के प्रति या शौचालयों के प्रति जागरूकता के कार्यक्रम मैं पिछले 20-25 वर्षों से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास शौचालयों से संबंधित समाचार पत्रों की जो कटिंग्स का संग्रह है वो काफी व्यापक है। और उस नाते से और स्वच्छता अभियानों में समाज में पहले से ही मैं जुड़ा हूँ और उस नाते से ये काम करते करते मुझे टॉयलेट मैन ऑफ उत्तराखंड के उपनाम से भी जाने लगा। जी, उसके बाद सरकार की किस तरह से नीतियां बनी, इस काम को किस तरह से आगे बढ़ाया गया भटेजा जी? देखिए, जब ये स्वच्छ भारत अभियान की स्थापना की गई तो उन्हें कुछ वर्गीकृत किया गया कि एक तो उन्होंने कार्यनीति बनाई जिसमें सबसे ज्यादा जागरूकता अभियानों पर बल दिया गया। अच्छा। और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर विकास संरचना के उस पर जगह जगह शौचालय, व्यक्तिगत भी और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करके और प्रोत्साहित किया गया जी। और आम जनता को, ग्राम पंचायतों को, स्थानीय निकायों को इस मिशन का हिस्सा बनाकर और उसको एक जन सहभागिता का स्वरूप दिया गया। और उसके बाद जब ये क्रियान्वयन की बात आई इस अभियान की, तो उसमें सरकारी स्तर पर निगरानी कमेटियां बनी और वो पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर जो उपलब्धियां थी उनकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग मांगी गई। विभिन्न जो समाज के प्रतिष्ठित लोग थे, हस्तियां थी, उनके माध्यम से इस सफाई अभियान से जोड़कर उनको हिस्सा बनाया गया जी। और साथ साथ जो सबसे जो अच्छा काम हुआ, विद्यालयों, खासकर बालिका विद्यालयों में जो शौचालयों का निर्माण बड़ी मात्रा में कराकर उनको सफाई का महत्व समझाया गया और साथ साथ है उनकी जो शिक्षा स्तर है वो बढ़ा। इसके साथ जब ये भारत ODF हो गया तो उसके बाद फिर एक ODF प्लस करके एक इस अभियान को और आगे बढ़ाया गया जी। जिसमें लिक्विड मैनेजमेंट, सॉलिड मैनेजमेंट और विभिन्न प्रकार के बायो वेस्ट मटेरियल का डिस्पोजल, ये सब चीज़ें उसमें जोड़कर और साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल करके जी, और इसमें उसको एक बड़ा स्वरूप दिया गया और उसके अंतर्गत स्मार्ट सिटी और अमृत योजनाओं को भी क्रियान्वयन किया गया। किसी भी काम की शुरुआत हम करते हैं, सरकार ने व्यापक स्तर पर इसकी शुरुआत करी तो कई सारी उस समय चुनौतियां जरूर रही होंगी। जी जी, चुनौतियां बहुत सारी थी। एक, जैसे शौचालय तो बन गए, इनका प्रयोग कम हुआ
अच्छा। कम होने का कई कारण आए सामने, कि जैसे पानी की कमी होने की वजह से या प्रचलन कम होने की वजह से, क्योंकि अभी तक कुछ क्षेत्रों में लोग ओपन डेफिकेशन करते थे। शौचालय बनने के बाद उन्हें लगा कि एक जैसे घुटन सी महसूस की, लेकिन वो धीरे धीरे उस प्रवृत्तियां वह आने लगी। तो आज खुले में शौच की बात करें तो पूरी तरह से मुक्त है। जैसे बिल्कुल उत्तराखंड की बात करें, पर्वतीय क्षेत्र भी है। जी बिल्कुल, उत्तराखंड ODF है, टोटल ओपन डेफिकेशन फ्री है। लेकिन उसके बाद जो अलग स्थितियां हैं, जैसे चाट बाजार हैं, लेबर चौक हैं, जहां एक अनियंत्रित भीड़ रहती है, वहां कई बार ओपन डेफिकेशन हो जाता है, और उसके लिए भी टेम्परेरी टॉयलेट का प्रावधान है, चीजें हैं, सरकार कर रही है। सरकार तो स्मार्ट टॉयलेट्स भी बना रही है। जी बहुत सारे आधुनिक किस्म के शौचालय हैं, स्मार्ट शौचालय हैं, इसके अलावा बायो डिजास्टर शौचालय हैं। विभिन्न प्रकार के शौचालयों की एक टेक्नोलॉजी, पूरा बाजार आकर खड़ा हो गया है, उनको प्रयोग में लाया जा रहा है। जी भटेजा साहब, सरकार की बात करें, सरकार ने तो अपनी तरह से तमाम प्रयास किए, नीतियां बनाई, क्रियान्वयन किया, लेकिन एक आम व्यक्ति की अगर हम भूमिका की बात करें जी, तो इसमें आम व्यक्ति जागरूक होना, उसकी भूमिका कितनी जरूरी है? देखिए, आम व्यक्ति जागरूक हुआ है क्योंकि सरकार ने इस स्वच्छ भारत अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दिया, तो उसमें बहुत सारे NGO और CSR फंड का प्रयोग किया गया, और CSR जो औद्योगिक जगत है, उनको ये कहा गया कि आप स्वच्छता के बारे में अपने फंड खर्च करें, और बहुत सारे NGO भी उसमें लगने के बाद आम लोगों तक यह जो अभियान है ये पहुंचा, घर घर पहुंचा, और स्वच्छ भारत अभियान एक सफलता का मापदंड बन गया। भटेजा जी, रुड़की से आप हैं, हरिद्वार से, और वहाँ पर गंगा सफाई के लेकर भी तमाम कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जी। लेकिन क्या इस तरह के भी कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? जैसे हम इंडस्ट्रीज की बात करें, उनका गंदा कचरा, पानी, ये सब गंगा में चला जाता है। तो क्या उनमें स्वच्छता के प्रति जागरूकता, या उनसे जो बाहर निकलने वाला वेस्ट है, उसके लिए कुछ कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, पर्टिकुलर अगर आप हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र की बात करेंगे तो वहाँ का कचरा गंगा में नहीं जाता। अच्छा। हो सकता है कहीं और इंडस्ट्रियल स्टेट जो इस तरह बने हुए हैं, नदियों के किनारे या किसी और वाटर रिसोर्सेज के आसपास बने हुए हैं, हो सकता है वहाँ हो, लेकिन पर्टिकुलर हरिद्वार की इंडस्ट्री का वेस्ट जो है गंगा में कम से कम नहीं जाता। तो इंडस्ट्रीज के लोगों को जागरूक किया जाता है? इंडस्ट्री के लोगों को जागरूक किया जाता है। जल संरक्षण और रिसाइकलिंग के लिए लगातार वहाँ प्रयास होते हैं, और बहुत बड़े बड़े वहाँ प्लांट भी लगे हैं। जी। सिंगल यूज प्लास्टिक भी भटेजा साहब एक बहुत बड़ी समस्या है। जी। और इसमें आम व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पहले हमारी आदत हुआ करती थी थैला लेकर बाजार जाना, और उसके बाद जो भी जरूरी सामान है उसको हम ले आते थे। लेकिन आज प्लास्टिक बैग की हमें जो आदत पड़ी है, ये पर्यावरण के लिए बड़ी खतरनाक है। बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता। और चाहे इसको मिट्टी में दबाओ, चाहे आग लगाओ, लेकिन ये कुछ ना कुछ अपना कार्बन पोल्यूशन फैलाकर ही जाता है। पर्यटन की दृष्टि से देखें भटेजा जी, तो उत्तराखंड में लोग घूमने आते हैं। जी। तो क्या कहना चाहेंगे उनसे कि घूमने आए हैं तो कचरा छोड़ के ना जाएं? जी, देखिए, एक बहुत बड़ा ये विषय है, और जो हमारा पर्यटन विभाग या हमारे जो और विभाग हैं वो इसको देख भी रहे हैं कि कम से कम प्लास्टिक जो है वो वेस्ट वहाँ छोड़कर जाएं। जो चीज़ें हैं, लिफाफे हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, उनको प्रयोग करें, और एक ही पानी की बोतल आप प्रयोग करें बार बार, और वहाँ छोड़ कर ना जाएं। जी, बल्कि उनको तो आप रिसाइकिल कर सकते हैं। जी, रिसाइकलिंग के लिए प्रोत्साहन भी हो रहा है। रिसाइकलिंग मशीन लगी हुई है, वहाँ आप जाएं तो आप उसको क्रैश कर दें उसमें जाकर, उसके बदले कुछ शायद प्रोत्साहन राशि भी वो देते हैं। इनके प्रभावों की बात करें तो अब इसके किस किस पर प्रभाव नजर आ रहे हैं? देखिए, प्रभाव की बात है, अगर स्वच्छता की बात करें तो लाखों घरों में शौचालय बने हैं। अब बात रही ठोस कचरे के प्रबंधन की, तो इसमें अब भी हमारे यहाँ जो अब नई नीतियाँ आ रही हैं, इनके अंदर जो जैविक और अजैविक कचरों को अलग अलग करके उनका निपटान किया जाता है, और कई जगह तो रिसाइकलिंग करके इनका कुछ सामान भी बन रहा है, और पावर जनरेशन की भी इससे बात हो रही है कि पावर जनरेट की जाए, और बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, और जागरूकता साथ साथ बढ़ाई जा रही है। उसके साथ साथ अच्छी बात ये हो रही है कि अब जो यूजर्स है उसकी मानसिकता भी बदल रही है, क्योंकि मानसिकता बदलनी जरूरी भी है। पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। जी। धीरे धीरे जो हमारी मृदा है ये दूषित हुई है। हाँ जी, हुई है। और एक एक्चुअली अगर आप इस तंत्र की बात करें तो हमारे पास जो है मानव और प्रकृति के बीच का जो संतुलन है उसके बारे में बहुत ही पुराने से पुरातन काल से
हम ये कर रहे हैं कि वो प्रकृति का जो दोहन है उस पर एक नैतिक प्रतिबंध होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आप उस नैतिक प्रकृति को कुछ दे तो रहे नहीं और उसका दोहन किए जा रहे हैं। और साथ साथ हमारे यहाँ जो एक दृष्टिकोण हमने स्थापित किया है संपूर्ण जीव सृष्टि, जिसको होलिज्म का दृष्टिकोण भी कहा जाता है, कि इसके साथ साथ पूरी प्रकृति को आप एक जीव समझें, निर्जीव चीज ना समझें, सबको समान अधिकार समान है और उसको करें। और इसके लिए सारे प्रयास हो रहे हैं। आधुनिक समय में जो पर्यावरण का संकट है, हाँ जी, थोड़ा सा, क्योंकि अब ये संकट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, जो हमारी आने वाली भावी पीढ़ी है, जी जी, अगर हम पर्यावरण से, जो प्रकृति से जो हमें अनमोल धरोहर मिली है, इसका संरक्षण नहीं करेंगे जी, तो उनके लिए हम ये चीजें कहाँ से उपलब्ध कराएंगे? आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम जब प्रकृति को साथ लेकर दोहन करेंगे, हमें मान लो लकड़ी चाहिए तो हम सीमित मात्रा में लकड़ी लें, लेकिन असीमित मात्रा में पेड़ भी लगाएं, वृक्षारोपण तो वृक्षारोपण। अगर हम जल ले रहे हैं तो भू जो हमारा जल है उसका संरक्षण भी करें हम, उसका जो है लेवल बढ़ाएं, उसको संग्रह करें, उसको कम से कम यूज करें, ये सब चीजें। और उसके साथ साथ अब बहुत सारे राजनीतिक लोग संविधानों की बात कर रहे हैं आजकल, आप रोज देखते हैं संविधान रक्षा, संविधान ये। बिल्कुल। अगर आपको आश्चर्य होगा कि हमारे अनुच्छेद 51A में प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि वह प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करे अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही है जी। इसी प्रकार राज्यों के प्रति भी पर्यावरण रक्षा का जिम्मेवारी डाली गई है और एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का भी कानून है, जिसमें बड़ी कड़ाई के साथ पर्यावरण रक्षा की बात की गई। बिल्कुल, सरकार ने तमाम प्रयास किए, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे जी। भटेजा साहब, तमाम लोग आपको आज सुन रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति की भागीदारी कितनी जरूरी? भागीदारी ये है कि आप स्वच्छ रहें, प्रकृति की रक्षा करें और अपने आसपास स्वच्छता रखें, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन एक कदम स्वच्छता की ओर के साथ साथ एक चश्मे के प्रतीक में उस अभियान की जब बात शुरू की गई तो वह एक कदम स्वच्छता की ओर बहुत बड़ी बात है। आप सिर्फ एक कदम अपने आसपास एक कदम आप स्वच्छ रखें, पूरा देश स्वच्छ हो जाए। बिल्कुल, और स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे जी, स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और स्वच्छता से ही एक्चुअली स्वास्थ्य का जुड़ाव है। अगर आप गंदगी में रहते हैं तो निश्चित है आपके जो तमाम बीमारियां होंगी और आपका स्वास्थ्य पे आने वाला खर्चा बहुत भारी मात्रा में बढ़ने वाला है। पिछले कोविड के दौर में हमने देखा है कि स्वच्छता पर किस तरह से ध्यान दिया गया। जी, यहाँ तक कि हाथों की सफाई भी निरंतर जी, वो एक बिल्कुल अद्भुत काल था। काल तो बहुत वो कष्टदायक था सबके लिए, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, हर व्यक्ति कोई मतलब कि आर्थिक स्थिति उससे बहुत प्रभावित हुई। लेकिन अगर उस दौरान उस एक महीने के अगर हम डाटा इकट्ठे करें तो प्रकृति बड़ी ही समृद्ध हुई, पेड़ पौधे खूब हरे भरे हुए, पूरा पोल्यूशन मुक्त हुआ और दूर तक बैठे हुए पहाड़, चिड़िया, पानी साफ दिखने लग गए थे। बिल्कुल, क्योंकि तमाम व्यक्तियों ने इस ओर ध्यान दिया और उसके हमें परिणाम भी मिले। और सबसे बड़ा जो एक डाटा ये आया, क्योंकि कोरोना से पहले हमारे यहाँ लगभग 12 करोड़ शौचालय बन चुके थे, उस शौचालयों की वजह से भी कोरोना पर बहुत नियंत्रण हुआ। तो रमेश भटेजा साहब, आज आप आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत आपके साथ हुई। स्वच्छता को लेकर प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी, भागीदारी में आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।